हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी चैनल। तो बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पर है और आप सभी की पूरी प्रिपरेशन मैं करा चुकी हूँ और लाइव क्लासेस तो साथ साथ चली रही हैं। और आपको मैंने क्या कहा था कि सैम्पल पेपर एटलीस्ट 5 to 6 आपको सॉल्व करने ही करने। हमेशा मैं ये चीज़ कहती हूँ कि बोर्ड आपको इस तरीके से प्रिपेयर कराता है कि आप पूरा सिलेबस करो, उसके बाद सैम्पल पेपर भी करो, क्योंकि सैम्पल पेपर करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। इन फायदों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे कि आप एक पूरे पेपर पैटर्न से वाकिफ हो जाते हैं। पेपर पैटर्न को समझने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम नहीं देना पड़ता। आपकी राइटिंग है, स्पीच है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, और प्लस ये भी हम देख लेते हैं कि जितना हमने पढ़ा है हमारा सब कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे नहीं बन पा रही हैं, जैसे 4 सेक्शन है, लेखन में कुछ नहीं हो पा रहा है या कुछ है, तो जो अगर हमसे नहीं बन रहा है तो हम उस बारे में दोबारा पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, हमारे पास अभी टाइम है। तो अभी तक हम आपको क्लास 10th हिंदी कोर्स बी को 3 सैंपल पेपर प्लस एक मॉडल सैंपल पेपर दे चुके हैं ऑलरेडी। अब सिर्फ और 2 मैं आपको सैंपल पेपर दूंगी, और बस अगर आप इन 5 की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो समझ लो आपने बहुत अच्छे से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है। ठीक है ना। तो चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का क्वेश्चन सैंपल पेपर नंबर कौन सा है 4, क्योंकि अभी हमने लास्ट जो किया वो कौन सा था 3 था। आज हम करने वाले हैं 4। आपको पेपर कोड ध्यान रखना है, सेशन आपको पता है 25-26 का सेशन है। अब पेपर जब आपके हाथ में आता है कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शन आपको मैं पहले भी पूरा डिटेल में समझा चुकी हूँ, एक वर्बली फिर से एक क्विक बता देती हूँ। 3 घंटे का पेपर है, 15 मिनट पहले आपको मिल जाएगा। उस 15 मिनट को 5-5 मिनट में डिवाइड करीजिए। 5 मिनट में आपको पूरा पेपर पढ़ना है। 5 मिनट में आपको अपठित गद्यांश के आंसर निकालने हैं पहला, और फिर उसके बाद 5 मिनट में दूसरे अपठित गद्यांश के आंसर निकालने हैं। इसके बाद जब पेपर आप देखोगे तो पेपर आपका 4 खंडों में विभक्त है, का, खा, गा, घा। का आपका अपठित बोध आधारित है, जिसमें कि 2 प्रश्न आएंगे 14 नंबर के, 7-7 नंबर के। ठीक है। खंड खा आपका व्यवहारिक व्याकरण आधारित है, जिसमें आपके व्याकरण पर आधारित 4 टॉपिक हैं। कौन कौन से? पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे। इन 4 टॉपिक्स पे 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 4-4 प्रश्न करने होंगे। टोटल मिलाकर इस सेक्शन में आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 16 प्रश्न करने हैं और 16 नंबर का ये सेक्शन रहेगा आपके पास में। फिर उसके बाद आ जाते हैं खंड गा, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न रहेंगे, जिनमें हमारी दोनों पाठ्यपुस्तक स्पर्श और संचयन से प्रश्न है। 3 तरह के प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, और इनके अंदर 5 प्रश्न हैं। प्रश्नों के साथ विकल्प मौजूद है, उन्हें आप ध्यान से देखिएगा। फिर आ जाते हैं खंड घा, जो कि हमारा रचनात्मक लेखन आधारित रहेगा, जिसके अंदर आपके सामने 5 प्रश्न रखे गए हैं। 5 प्रश्न करने अनिवार्य है, हर प्रश्न के साथ विकल्प मौजूद है। आपके रचनात्मक लेखन के 6 टॉपिक हैं और ये 5 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। ठीक है। तो हमने फटाफट कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए। कुछ बच्चों का कहना है कि मैम कौन सा सेक्शन पहले करें। हर बार कहती हूँ पेपर हमेशा सीक्वेंस में करना है, कोई सेक्शन आपको पहले नहीं करना। कहने का मतलब है क्वेश्चन पेपर में पहला सेक्शन आपका खंड का रहता है, तो आपके आंसर शीट में भी खंड का प्रश्न संख्या 1 होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर में आखिरी जो प्रश्न होता है वो प्रश्न संख्या 16 है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी आखिरी प्रश्न जो है वो 16 ही होना चाहिए। तो बेसिकली 1 से लेकर 16 तक के प्रश्न आपको सीक्वेंस में करने हैं, कोई भी प्रश्न आगे पीछे ऊपर नीचे आप नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जिन्हें हमने आपको दिया है। हर प्रश्न के साथ कुछ आपको चीजें दी गई हैं, उनको पढ़कर तब करना है। जो विकल्प मौजूद हैं उन्हीं के हिसाब से काम करिए। कोई भी ओवर ऑप्ट करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि ओवर ऑप्ट करने से आपका टाइम वेस्ट जाएगा और उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए उनको कभी भी आप ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिए। ठीक है। चलिए, तो अब फटाफट हमने आपको इंस्ट्रक्शंस बता दिए, जो यहाँ पर लिखा था वही चीज मैंने आपको फटाफट बता दी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला खंड का है और उसके अंदर 2 प्रश्न हैं, 2 अपठित गद्यांश रहेंगे। आपके अंदर आपके पास जो ये है गद्यांश, एक गद्यांश के अंदर 3 बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ये टोटल 7 नंबर के प्रश्न हैं। कोई भी ऑप्शन नहीं है खंड का के अंदर, जितने प्रश्न दिए हैं सारे करने हैं आपको। तो चलिए, गद्यांश करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर गद्यांश पढ़ेंगे आप, तो आप बहुत आसानी से सारे आंसर्स निकाल लेंगे। लेकिन ये टेक्निक आप जाके सीधे एग्जामिनेशन हॉल पे अप्लाई करें, ये काम नहीं करना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस पहले से करनी है।
ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, तभी आप आंसर्स निकाल पाएंगे। तो उसके लिए कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता की सख्त जरूरत होती है। तो उसकी प्रैक्टिस आपकी तभी हो पाएगी जब आप गद्यांश की प्रैक्टिस पहले से करेंगे। चीन के महान दार्शनिक संत ताओ बू मी इनके पास चोंगसिन नामक एक व्यक्ति पहुंचा। उसने उनसे धर्म की शिक्षा देने की प्रार्थना करी। संत ताओ बू ने उस व्यक्ति को कुछ समय तक अपने पास रखा और फिर उसे दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। कुछ समय बाद चोंगसिन ने संत जी से निवेदन किया कि महाराज, इतने दिन हो गए, आपने मुझे धर्म की शिक्षा नहीं दी। संत ने कहा, तेरा तो जीवन ही धर्ममय हो गया, फिर मैं धर्म के विषय में तुझे क्या बताता। तू अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा पूर्वक करता है, तुझसे बड़ा धार्मिक कौन होगा। चोंगसिन समझ गया, आप भी समझ गए होंगे कि कर्तव्य का पालन ही जीवन में सर्वोपरि है। चाहे तो हम उसे मानव का परम धर्म कह सकते हैं। हमारे युवा पाठकों में प्रायः प्रत्येक किसी न किसी परीक्षा के लिए तैयारी का संकल्प करते हैं। क्या आप में प्रत्येक को विश्वास है कि वह पूरी निष्ठा के साथ परीक्षा या प्रतियोगिता के संदर्भ में अपने कर्तव्य का पालन कर रहा या रही है? परीक्षा की तैयारी के अतिरिक्त आपके लिए अन्य कोई कार्यक्रम महत्व नहीं रखता है। यानी कि आपका जैसे अभी क्या कर्तव्य है कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, इसके अलावा कोई आपका कर्तव्य नहीं है, आपको पूरा ध्यान उसी पर लगाना है। कुछ ऐसे छात्र छात्राएं देखने में आते हैं जो घर से पढ़ने के लिए कॉलेज आते हैं, परंतु वे कक्षाओं में न जाकर मटरगश्ती करते हैं अथवा कैंटीन में बैठकर दोस्तों के साथ बातें करते हैं। तब क्या वे अपने कर्तव्य की अवहेलना एवं माता पिता के साथ विश्वासघात नहीं करते? हम चाहते हैं कि हमारे युवा पाठक शांत चित्त से विचार करके देखें कि वे उक्त श्रेणी के अनुत्तरदायी वर्ग के अंतर्गत तो नहीं आते। मतलब आप विचार करिए, कहीं आप तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। परीक्षा एवं प्रतियोगिता में असफल होने के मूल में प्रायः हमारे युवा वर्ग द्वारा पूरी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन ना करना होता है। यदि अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करें तो हम पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि उनकी सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। यानी कि आप 100% अचीव कर पाएंगे। कर्तव्य पालन के संदर्भ में ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि नहीं मिली तो क्या होगा। कर्तव्य पालन को लक्ष्य करके हमारे मन मस्तिष्क में एक ही विचार रखना चाहिए कि मैं इसका सम्यक निर्वाह एवं पालन किस प्रकार कर सकता हूं। यानी कि आपको जो कर्तव्य मिले हैं उसे आपका पालन करना, उसका फल क्या होगा उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करते हैं तो फल 100% या 101% अच्छा ही जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे गद्यांश में आपके सामने 3 बहुविकल्पीय और 2 लघुत्तरीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय 1-1 नंबर का है, लघुत्तरीय 2-2 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, ताओ ने चोंगसिन को सबसे बड़ा धार्मिक क्यों कहा? क्या कारण था? क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ कर रहा था, है ना। तो देखिए क्या है, क्योंकि चोंगसिन पहले से ही धार्मिक था, क्योंकि चोंगसिन कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता था, क्योंकि चोंगसिन आश्रम का सारा काम करता था, क्योंकि चोंगसिन ताओ की सेवा करता था। सही यहाँ पर क्या है कि वो अपने सारे कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता था। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि आपके जितने अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश या पद्यांश आएंगे उनमें आपके पास एसेशन रीजन के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो उनको बहुत ध्यान से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक है, कथन है, जीवन में कर्तव्य पालन ही मानव का परम धर्म है। बात सही है। कारण है, कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करने से सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। मानव का परम धर्म किसे कहा गया है? दीन दुखियों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, माता पिता का आदर करना, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना। क्यों सही क्या है? निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना, क्योंकि अगर हम ये काम करते हैं तो ऊपर वाली काम अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि हमारा कर्तव्य तो से माता पिता, गुरु और दीन दुखियों सभी की सेवा करना और उनकी आज्ञा मानना होता है कि नहीं। चलिए अब आ जाते हैं 2 लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है, कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति के चरित्र को निरुत्तर कर देती है, उदाहरण द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बिल्कुल सही है, एकदम सही है कि अगर हम अपना काम निष्ठापूर्वक करते हैं तो
तो हमें कोई किसी के प्रति हमें कोई भी बैर भाव नहीं रहेगा, हम सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति और उसके चरित्र को महान बनाती है। चुंगसिन ने निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन किया, इसीलिए उसे महान धार्मिक कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं, क्यों कहा गया है कि कुछ विद्यार्थी माता पिता के साथ छल करते हैं? क्योंकि भाई वो जाते तो कॉलेज हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर समय न बिता कर मटरगश्ती करते हैं या कैंटीन में समय बिताते हैं, तो पढ़ाई वो करते नहीं। तो इस तरीके से वो अपने माता पिता के साथ कहीं ना कहीं छल कर रहे होते हैं। कुछ विद्यार्थी घर से पढ़ने के लिए कॉलेज आते हैं, पर कक्षाओं में न जाकर वे मटरगश्ती करते हैं और इस प्रकार अपने माता पिता के साथ छल करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया फर्स्ट गद्यांश। अब हम आ जाते हैं अपने अपठित गद्यांश यानी खंड का में ही अपना दूसरा क्वेश्चन। एक और गद्यांश आपके पास रहेगा, इसमें भी सेम एज इट इज 3 बहुविकल्पीय और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। क्या है, देखिए, संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। संस्कृति के मूल उपादान तो प्रायः सभी सुसंस्कृत और सभ्य देशों में एक सीमा तक समान रहते हैं, किंतु बाह्य उपादानों में अंतर अवश्य आता है। राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें राष्ट्र की परंपरा से संतप्त बनाती है। तो अब ये वाला जो है ना, ये वाला जो गद्यांश है, जैसे कि अभी आपने देखा था कि वो एक क्या कहते हैं नीति परक सिद्धांत था, ठीक, गद्यांश था। अब ये एक विचार परक सिद्धांत है जहां पर कुछ वैचारिक मत रखे गए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ, विचार परक जो गद्यांश होते हैं ना वो थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है, तो इनको समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से एक तो आसान आएगा गद्यांश, लेकिन एक गद्यांश आपका जरूर मुश्किल आएगा। तो देखिए क्या है, राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हम अपने राष्ट्र की परंपरा से संतप्त बनाती है, अपनी रीति नीति की संपदा से विच्छिन्न नहीं होने देती। यानी कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो, जैसे कि हम कोई भी किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी जाति को मानते हैं, तो उसको जीने और करने के कुछ तरीके होते हैं। तो अगर हम कहें तो उन तरीकों से वो हमें अलग कर देती है। आज के युग में राष्ट्रीय एवं जातीय संस्कृतियों के मिलन के अवसर की अति सुलभ हो गए हैं। संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं कि जिनके आतंक से हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति शंकानुल बना दिया। यानी कि दूसरी संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर इतना है कि हमें लगता है कि हमारे संस्कृति में ये चीज क्यों है, हम अपनी संस्कृति पे क्वेश्चन उठाने लगे हैं दूसरी देश की परंपराओं को मानते मानते। हमारी आस्था डिगने लगी है, यह हमारी वैचारिक दुर्बलता का फल है। यानी कि कहीं ना कहीं हम अंदर से अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति को लेकर सुदृढ़ नहीं हैं। इसलिए अपनी संस्कृति को छोड़ विदेशी संस्कृति के विवेकहीन अनुकरण ने हमारे राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुंचा रही है, वह किसी राष्ट्र प्रेमी जागरूक व्यक्ति से छिपी नहीं है। भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रहती है। यानी कि त्याग और किसी चीज को अपनाना, ये दोनों ही चीजें। अतः आज के वैज्ञानिक युग में हम किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्वों को ग्रहण करने के पीछे नहीं रहना चाहेंगे, किंतु अपनी सांस्कृतिक निधि की उपेक्षा करके नहीं। यह परावलंब राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य की आलोक प्रदायिनी किरणों से पौधों को चाहे जितनी जीवन शक्ति मिले, किंतु अपनी जमीन और अपनी जड़ों के बिना कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता। अविवेकी अनुकरण अज्ञान का ही पर्याय है। यानी कि हम बिना कुछ सोचे समझे जो दूसरी देश की परंपराओं को अपना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है और ये आगे जाकर हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि कोई भी पौधा बिना जड़ के नहीं अगर रह सकता है, तो ये संस्कृति परंपराएं हमारी अपनी ही जड़ हैं। चलिए इस पर आ जाते हैं 3 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, राष्ट्रीय संस्कृति के हमारे प्रति सबसे बड़ी देन क्या है? वह हमें अच्छा नागरिक बनाती है, वह हमें देशभक्ति सिखाती है, वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा रीति नीति से जोड़े रखती है, वह हमें दुश्मनों से लड़ना सिखाती है। तो क्या है, वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति से जोड़े रखती है। तो राष्ट्रीय संस्कृति का सबसे बड़ा कार्य यही है। नेक्स्ट है कथन और कारण आधारित। पहला है, भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है, जो आज के वैज्ञानिक युग में विदेशी संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, दूसरी संस्कृतियों को भी अपना रहे हैं। क्यों? इसका मूल ही हमारी संस्कृति है। दूसरा क्या है कारण,
विदेशी संस्कृति के अनुकरण से भारतीय संस्कृति की आस्थाएं डिगने लगी हैं, जो राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंचा रही हैं। तो जहां हमारी संस्कृति त्याग और ग्रहण, यानी कि त्याग तो कर रही है मगर दूसरी संस्कृतियों को ग्रहण करने की बात कर रही है, और उसी के चलते हम विदेशी चीजों को अपना रहे हैं, और उसके चलते क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति पे ही हम संशय करने लगे हैं, है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है, कथन सही है और कारण इसकी सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अज्ञान का पर्याय क्या है? अविवेकी संस्कृति, अविवेकी संस्कार, अविवेकी ज्ञान या अविवेकी अनुकरण। तो सही क्या है? वो है आपका अविवेकी अनुकरण, यानी कि हम किसी भी चीज को सोचे समझे बगैर उसका अनुकरण करने लगते हैं। अब इस पर हम आ जाते हैं क्या, हमारे अब दो लघुत्तरीय प्रश्न हैं। पहला है, आधुनिक युग में संस्कृतियों पर परस्पर संघर्ष प्रारंभ होने का प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है कि आज के युग में जो संस्कृतियां हैं वो परस्पर संघर्ष कर रही हैं? आधुनिक युग में संस्कृतियों के परस्पर संघर्ष होने का प्रमुख कारण यह है कि भिन्न संस्कृतियों के निकट आने के कारण अतिक्रमण एवं विरोध स्वाभाविक है। जाहिर से क्या होगा, दूसरी संस्कृति को हम अपनाएंगे तो वो हमारी संस्कृति पे हावी होगी, अतिक्रमण करेगी, उससे विद्रोह होगा ही होगा। हम अपनी संस्कृति के प्रति शंकालु क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम दूसरी संस्कृतियों का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति के प्रति शंकालु इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नई पीढ़ी ने विदेशी संस्कृति के कुछ तत्वों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है, वो भी बिना अविवेक के, बिना विवेक के। ठीक है, इस वजह से। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड खा, जो कि है हमारे व्यवहारिक व्याकरण आधारित। तो व्यवहारिक व्याकरण के हमारे 4 टॉपिक है, पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे। तो खंड खा में यही 4 प्रश्न रहेंगे और हर 4 प्रश्न के अंदर 5-5 आपके उप प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि मैम 5 के 5 कर लें तो इससे हमारा ही फायदा है। नहीं, फायदा नहीं है, नुकसान होगा। इसको पहले ही बता चुकी हूँ। जो कॉपी चेक करने के रूल्स हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हो सकता है आपको 3 ही नंबर मिल पाए। तो इसलिए बेटर यही है कि जो आपको 4 सही लगते हैं आप सिर्फ उनको ही ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहे हैं पदबंध पर हमारे पास में यहाँ 5 प्रश्न और हमें 4 करने हैं। पहला है, तातारा बेहद शांत और सभ्य, शांत सभ्य और भोला युवक था। रेखांकित पदबंध का पहचान। अब देखिए रेखांकित पदबंध क्या है, बेहद शांत सभ्य और भोला। तो ये जो है वो युवक यानी कि तातारा की विशेषता को बतला रहा है। तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। किस्मत का मारा मैं कनकौआ लूटने दौड़ा चला जा रहा था। सर्वनाम पदबंध होगा। तो सर्वनाम पदबंध अगर कभी भी कुछ भी आए तो सिंपल ये है कि सेंटेंस में आपको देखना कि सर्वनाम शब्द कहाँ है। तो यहाँ सर्वनाम क्या है, मैं। तो यानी कि उसमें पहले का सारा जोड़ लो, किस्मत का 12 मैं, ये पूरा आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वह भागा भागा मेले की ओर दौड़ा। रेखांकित पदबंध की पहचान कीजिए। अब यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड है क्या है, भागा भागा। ये क्या विशेषता बता रहा है, दौड़ने की। दौड़ना क्या है, एक क्रिया। तो ये सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा है। वाक्य में विशेषण पदबंध ढूंढिए। अब विशेषण पदबंध ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको संज्ञा ढूंढना पड़ेगा। संज्ञा शब्द क्या है, देखिए यहाँ पर तेल है, डॉक्टर है, शरीफुद्दीन है, बेटा है। तो अब इसमें अगर संज्ञा पद अगर आपका मार्क लगेगा तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर सीधे उन्होंने वह लाल तेल वाले कर दिया, तो ये डॉक्टर की पहचान हो गई। ठीक है, हम लाल तेल वाला डॉक्टर अंडरलाइन नहीं कर सकते क्योंकि अगर डॉक्टर तक हमने अंडरलाइन किया तो ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डॉक्टर शरीफुद्दीन की विशेषता खाली क्या है कि वह लाल तेल वाले हैं। तो सिर्फ एक ही विशेषण पदबंध यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट आते हैं, हरिहर काका के भाई चिंता परेशानी और आश्चर्य से घिर गए। इस वाक्य में संज्ञा पदबंध छाटिए। अब यहाँ पर संज्ञा पदबंध, संज्ञा क्या है, हरिहर काका है, भाई है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, हरिहर काका के भाई, ये पूरा का पूरा अंडरलाइन कर देंगे और ये हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 4, जहां पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे और हमें 4 करने होंगे। पहला क्या है, आकाश में बादल होते ही घंघोर वर्षा होने लगी।
ठीक है, अब ये हमें पता चल रहा है कि एक सरल वाक्य है, इसे बदलना है संयुक्त वाक्य में। तो जब सरल वाक्य में से हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो वाक्य में दो क्रियाएं ढूंढते हैं। एक तो हो जाएगा आकाश में काले बादलों का होना और दूसरा है घंघोर वर्षा होना। तो इस तरीके से दो सेपरेट वाक्य बनाइए और बीच में एक अव्यय लगाकर उसे आपस में कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, आकाश में बादल होते हैं इसीलिए घंघोर वर्षा होने लगी। ठीक है, आकाश में बादल होते हैं इसीलिए घंघोर वर्षा होने लगी। तो या ऐसा कर सकते हैं, आकाश में बादल हुए और घंघोर वर्षा होने लगी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। वह बगल के कमरे में कुछ बर्तन ले आया। कमरे से होगा, सॉरी यहाँ पर सेंटेंस में गड़बड़ी है। वह बगल के कमरे से कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। संयुक्त वाक्य में बदलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑलरेडी दो सेंटेंस है, बीच में आपको खाली का अव्यय लगाना है। ठीक है, वह बगल के कमरे से कुछ बर्तन ले आया और उन्हें तौलिए से साफ किया, इस तरीके से हो जाएगा। अगला है, लिखकर अभ्यास करने से कुछ भूल नहीं सकते। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य में बदलना है। जो लिखकर अभ्यास करते हैं वो कुछ भूल नहीं सकते। ठीक है, सिंपल है। जो लिखकर अभ्यास करते हैं वे कुछ भूल नहीं सकते या वो कुछ भूल नहीं सकते। ठीक, सीमा पर लड़ने वाले सैनिक ऐसे हैं कि जान हथेली पर लिए रहते हैं। ये एक मिश्र वाक्य है, इसे बदलना किसमें है, सरल वाक्य में। सीमा पर लड़ने वाले सैनिक जान हथेली पर लिए रहते हैं, ऐसे ले आएंगे। ठीक है, फिर आते हैं, भाई साहब ने उछलकर पतंग की डोर पकड़ ली। ये क्या है आपका, एक सरल वाक्य जिसे बदलना है संयुक्त वाक्य में। बड़े भाई साहब उछले और उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली। भाई साहब उछले और पतंग की डोर पकड़ ली। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपका समास आधारित प्रश्न है। याद रखिए, इसमें समास आपके परिभाषा आधारित, उदाहरण आधारित, विग्रह आधारित, समस्त पद आधारित कई तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। तो अपने आप को पूरा प्रिपेयर रखिएगा। समास बहुत वृहद है क्योंकि इसमें आपके पास परिभाषाएं बहुत ज्यादा हैं, तो उनके हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना होगा। क्वेश्चंस की वैरायटी आपको ऑलरेडी मैं दे रही हूं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके के प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं समास और मुहावरे के बीच क्या भिन्नता होती है। देखिए, इससे पहले हम आपको समास और संधि के बीच भी भिन्नता करा चुके हैं सैंपल पेपर में, है ना। तो आज हम कर रहे हैं समास और मुहावरे के बीच क्या अंतर होता है। समास दो या अधिक शब्दों से मिलकर बना संक्षिप्त शब्द है, जैसे राजपुत्र, जलपान। इसमें अर्थ सामान्यतः स्पष्ट होता है। मुहावरा विशेष अर्थ वाला वाक्यांश होता है जिसका अर्थ सीधे शब्दों में समझ नहीं आता, जैसे आंखों का तारा, दांत खट्टे करना। समास व्याकरणीकरण है, मुहावरा अर्थ प्रधान है। तो ये हमने बता दिया कि समास जो है वो व्याकरण के नियमों में बंधा होता है, जबकि मुहावरे में उसके अर्थ ज्यादा रूप से प्रधान होते हैं। क्योंकि जो लिखा जा रहा है, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि आंख का तारा, तो आंख का तारा का अर्थ क्या होता है, बहुत प्यारा होता है। तो इसमें मेन क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, जो उसका अर्थ है, हम उस पर ज्यादा कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तत्पुरुष समास में संज्ञा और विशेषण के बीच के संबंध को स्पष्ट कीजिए। अब संज्ञा शब्दों की विशेषता ही बताई जाती है तत्पुरुष समास में, बस फर्क कर्मधारय से ये होता है कि इसके बीच में कारक लगे होते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं, तत्पुरुष समास में संज्ञा और विशेषण के बीच कारक संबंध निहित रहता है। पूर्व पद विशेषण की तरह उत्तर पद मुख्य संज्ञा का गुण, संबंध और उद्देश्य बताता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। गृह कार्य, गृह का कार्य। इसमें विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है पर अर्थ स्पष्ट रहता है। तो विभक्ति यानी कि बीच में जो कारक लगा होता है वो हट जाता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में तो यही होता है। नेक्स्ट आते हैं, मंगलवार शब्द का समास विग्रह कीजिए और इसके भेद को विस्तार से समझाना है आपको। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप इसका जो भेद निकलेगा, जैसे मंगलवार, तो जब इसका विग्रह करोगे, जो भी इसका भेद होगा, तो आप क्या करोगे, उसे आप डिटेल में समझाओगे, यानी कि एक तरीके से इसकी परिभाषा लिखोगे, फिर उदाहरण दोगे। मंगलवार समास का विग्रह है मंगल का वार। ठीक है, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें का शब्द सूचक विभक्ति लुप्त होगी। यहाँ मंगल यानी कि ग्रह, देवता और वार यानी दिन के बीच संबंध है, अतः यह संबंध बताने वाला तत्पुरुष समास माना जाता है। यानी कि सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, द्विगु समास की विशेषताएं और उदाहरण दीजिए।
तो विशेषताओं का मतलब क्या है? द्विगु समास की परिभाषा। द्विगु समास वह समास है जिसमें पहला पद संख्या सूचक होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास का अर्थ प्रायः समूह या मात्रा का बोध कराता है। जैसे हम जब विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार लगाते हैं ना, वो चीज। इसमें समस्त पद बहुवचन अर्थ देता है। उदाहरण त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह, पंचवटी 5 वटों का स्थान, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम विग्रह करते हैं तो समूह और समाहार लग जाता है। अगला लिखते हैं कर्मधारय समास के भेद और उदाहरण लिखिए। कर्मधारय समास के 2 भेद होते हैं, एक तो हम विशेषण विशेष्य धारा करते हैं, दूसरा उपमेय और उपमान द्वारा करते हैं। ये दोनों चीजें हमने आपको बताई थी, है कि नहीं? तो देखिए क्या है, कर्मधारय समास के मुख्य भेद हैं विशेषण विशेष्य यानी कि नीलकमल, जैसे उदाहरण दे दिया। दूसरा है उपमेय उपमान, जैसे कि चंद्र मुख, आपको बताया गया चंद्र के समान मुख वाला। इसमें दोनों पद एक ही वस्तु को बताते हैं। सिंपल है, होगा कर्मधारय, लेकिन एक में समानता बताई जाएगी और एक में लक्षण आपके बताए जाते हैं। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 6, जहां पर मुहावरे आधारित 5 प्रश्न रहेंगे और 4 प्रश्न करने होंगे। मुहावरों के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मुहावरे आप 7th 8th की कोई भी बुक लेकर मुहावरे पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैंने भी आपके लिए मुहावरों का एक PDF रेडी किया है। अगर अभी तक तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे मुहावरे का PDF ले भी लिया है, या अगर जिन्होंने नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जहां पर ई-नोट्स का एक लिंक दिया गया है। वो एक टेलीग्राम लिंक है, उसके थ्रू आप मुझे DM करिए, मैं आपको मुहावरे का PDF सेंड कर दूंगी। ठीक है ना? तो अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, अगर अभी भी आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं क्या है। ब्राह्मण शेर से बचने के लिए अंत तक डैश रहा। अब डैश में क्या है, आपको क्या लगाना है, एक मुहावरा लगाना है। तो अब जैसे है, ब्राह्मण जो है वो शेर से बचने के लिए क्या करेगा, बहुत कोशिश करेगा। अब बहुत कोशिश से अर्थ से मिलता कोई मुहावरा लगाना है। जैसे यहां दिया है हाथ पांव मारता रहा, ठीक है, हाथ पांव मारना यानी कि बहुत कोशिश करना हो गया। एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये भी आपका सही होगा। तो ठीक है, जो मुहावरा सेट लगे आप यहां पर लगा दोगे। नेक्स्ट आते हैं, किसी भी कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए हमें डैश पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, किसी भी कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर दोनों मेहनत और परिश्रम से रिलेटेड ही है। अब यहाँ पर देखो दे दिया ना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत या परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट है, दांतों तले अंगुली दबाना और आंखें फटी की फटी रह जाना में क्या अंतर है। अगर ऐसा कोई आए तो आपको उन 2 मुहावरों का अर्थ लिखना होगा सिर्फ। जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं, दांतों तले अंगुली दबाना यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना। नेक्स्ट है, आंखें फटी की फटी रह जाना यानी कि किसी दृश्य को देखकर दंग रह जाना। अब देखो ऐसा है, आश्चर्यचकित हो जाना, दांतों तले अंगुली दबाना, और यहाँ दोनों अर्थ लगभग एक ही चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग अलग परिस्थितियों में होता है। जैसे कि एकदम से हमारे सामने कोई ऐसा दृश्य आ जाए जिसको देखकर हम एकदम स्टॉनिक हो जाएं, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाएं, तो दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आंखें फटी की फटी यानी कि कोई ऐसा दृश्य जिसकी एक्सपेक्टेशन ही हमने नहीं करी, हम सोच कुछ रहे हैं और हो कुछ जाए, तो वो होता है आंखें फटी की फटी रह जाना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नाक में दम करने का वाक्य लिखिए। कोई भी लिखिए, जैसे यहाँ पर छोटे बच्चे ने पूरे दिन शोर मचाकर मेरी नाक में दम कर दिया। फिर एक, कड़ी मेहनत के बिना जीवन में कोई मुराद पूरी नहीं होती। इस पंक्ति में दिए गए मुहावरे को पहचानिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुराद पूरी ना होना, ठीक है, यानी कि कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं होना। ठीक है, मुराद पूरी होना सीधे सीधे है ना, मुराद पूरी नहीं होना या मुराद पूरी होना ही एक हमारा मुहावरा है। उसकी वर्षों की तपस्या के बाद आखिर उसकी मुराद पूरी हुई। मुराद पूरे होने का मतलब यानी कि हम किसी भी चीज के लिए अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, वो चीज हम अचीव कर लेते हैं तो उसे हमारी इच्छा, मुराद मतलब क्या होता है, हमारी कामना या इच्छा जो है वो पूरी होना। ठीक है, चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या आपकी 7, जहां से हमारा शुरू हो रहा है खंड गा। खंड गा में हमारे पास 5 प्रश्न हैं, जिसमें पहले 2 प्रश्न हमारी स्पर्श बुक के गद्य खंड से हैं, फिर उसके बाद 2 प्रश्न हमारे गद्य खंड के एक कहते हैं स्पर्श बुक के काव्य खंड से हैं, फिर उसके बाद एक प्रश्न हमारा जो है वो हमारी ये पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन से आएगा। ठीक है,
इसके अंदर टोटल 5 प्रश्न है, इनके अंदर उप प्रश्न दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 7 की, तो हमारे पास में स्पर्श बुक में गद्य खंड में 7 अध्याय हैं। उन 7 अध्यायों में से कोई भी एक गद्यांश यहाँ पर रखा जाएगा। उस गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, 5 हमें करने। यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए, जो गद्यांश आधारित या पद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनमें आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पूरे के पूरे 5 प्रश्न जो दिए हैं वो करने हैं। तो गद्यांश पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें गद्यांश देखकर ही, पहली लाइन देखकर ही पता चल गया कि ये हमारे एक गद्य खंड के पहले और पुस्तक के 8वें अध्याय कौन सा, बड़े भाई साहब से लिया गया है। ठीक है, क्या है, मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है कि वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल व आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता है। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। ठीक है, तो ये गद्यांश पढ़ा। अच्छा, इसको पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज ध्यान आई, मैं आपको बता दूं। पूरे जो हमारी बुक है उसमें एक यही अध्याय ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा मुहावरे दिए गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्रेमचंद्र के लेखन की सबसे बड़ी खासियत है कि वो मुहावरों का प्रयोग बड़े सटीक तरीके से करते हैं। तो देखिए, हमने जैसे ये वाला गद्यांश पढ़ाया तो इसमें ही कम से कम 4 से 5 मुहावरे आ गए, खाली एक पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो। इसलिए बहुत सारे मुहावरे आपको इनसे ही मिल जाएंगे और उनको सिचुएशन समझने में। तो जो मैंने आपको PDF दिया है उसमें आप देखेंगे कि मैंने चैप्टर रिलेटेड भी मुहावरे आपको दिए हुए हैं कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर 5 बहुविकल्पी हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि टाइम टेबल बनाना और उस पर अमल करना अलग अलग बातें हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टाइम टेबल बनाना सरल कार्य नहीं है और उस पर अमल करना उससे भी कठिन है। टाइम टेबल तो सब बना लेते हैं, लेकिन उसके अनुरूप दिनचर्या निर्वाह सबके बस की नहीं है। टाइम टेबल के अनुरूप कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है। टाइम टेबल बनाने में पेन ही उठाना होता है, अमल करने में मन मस्तिष्क लगाना होता है। तो देखिए, टाइम टेबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, मेन काम क्या होता है, उस पर निर्वाह करना। ठीक है ना, तो बना लेते हैं लेकिन उसके अनुरूप दिनचर्या करना, यानी कि टाइम घड़ी की सुई के हिसाब से अपने आप को ढालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। कथन कारण आधारित है। कथन क्या है, मैदान में पहुंचते ही छोटा भाई सब कुछ भूल जाता होता था उनके साथ में। खेल का मैदान, वहां की हरियाली, हवा और स्वच्छंदता छोटे भाई को अपने आगोश में समेट लेती। तो सब कुछ भूल जाना मतलब वो पढ़ाई लिखाई सब भूल जाते थे। कारण क्यों होता था, क्योंकि मैदान में ये सारी चीजें उनकी मनपसंद की होती थी। तो सही है, यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। भाई साहब को छोटे भाई को उपदेश देने का मौका मिल जाता जब, कब मिल जाता, जब वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करते और पूरा दिन खेल के मैदान में बिता कर आते थे, है ना। तो उनको उपदेश देने का टाइम मिलता। तो क्या होता था, वह टाइम टेबल के अनुसार चलता, तब छोटा भाई टाइम टेबल बना लेता, तब पढ़ाई के लिए बैठता और नहीं पढ़ता। टाइम टेबल और पुस्तकों से मुंह मोड़ लेता। तो सही क्या था यहाँ पर, एंड वाला, टाइम टेबल और पुस्तकों से मुंह मोड़ लेता, क्योंकि वो ना टाइम टेबल फॉलो कर रहा है ना बुक्स को फॉलो कर रहा है, वो सीधे सीधे क्या अपना पूरा टाइम खेल के मैदान में बिता रहा है। तो देखिए, आपको रीजन पता होना। अगर हम इस वाले का आंसर निकाले तो ये भी हो सकता था कि बड़े भाई साहब को छोटे भाई को उपदेश देने का मौका मिल जाता जब छोटा भाई पूरा दिन खेल के मैदान में बिताकर वापस आता। ठीक है, इसका अगर ये ऑप्शन दिया होता, अगर मान लो इन 4 में ये ऑप्शन दिया होता तो ये अपने आप में गलत हो जाता, हम उस पर टिक लगाते। तो मोस्टली ध्यान रखना, ऑप्शंस बदल सकते हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नियर बाय आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि किस में टिक लगाओ। ठीक है ना, तो बहुत सतर्कता के साथ लगाना, जो बिल्कुल सटीक हो
जो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग हो उसी पर टिक लगाना। नेक्स्ट आते हैं, छोटा भाई अपने बड़े भाई से दूर रहने का प्रयास क्यों करता? क्या कारण था कि वो उनसे दूर रहने की कोशिश करता था? बड़े भाई साहब के फेल होने के कारण, बड़े भाई की डांट डपट के कारण, प्रधानाचार्य की शिकायत के कारण, या दोनों भाइयों का एक ही कक्षा में होने के कारण? क्या कारण था दूर रहने का? क्योंकि बड़े भाई भैया बहुत डांटते थे और बहुत उपदेश देते थे सीधी सीधी, इसलिए वो अलग रहना चाहता था। तो सीधे सीधे डांट डपट के कारण। चलिए अब हम आ जाते हैं आपके मेल करने, यानी कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से कॉलम को मेल करना है। चलिए देखते हैं क्या है। सिर पर नंगी तलवार लटकी रहती, दूसरा है नसीहत और फजीहत का अवसर मिलता, और तीसरा है मोह माया का बंधन। ऑप्शन क्या दिया है यहां पर? क्या है? मोह माया का बंधन क्या है? खेल कूद। ठीक है। सिर पर नंगी तलवार लटकी रहती किसके? कथानायक यानी कि प्रेमचंद जी के ऊपर। नसीहत और फजीहत का अवसर मिलता किसको? बड़े भाई साहब को। तो इस तरीके से पहले का दूसरा है। अब ऑप्शन देखते हैं यहां पर, पहले का दूसरा, एक तो ये गा में दिया गया है, ठीक है, सिर्फ गा में दिया गया है। दूसरे का तीसरा बिल्कुल सही है, तीसरे का पहला। तो यहां पर गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मान लीजिए अगर कॉलम मिलाने में अगर आपको सिर्फ एक ही समझ में आ रहा है, सपोज जैसे यहां पर है, आपको सिर्फ पहले समझ में आया मोह माया का बंधन क्या होता है? खेल कूद, ये तो तीसरे का पहला होगा। तो जैसे ही आप तीसरे का पहला एक यहां पे था एक यहां पे था लगाते, फिर दूसरे पर चलते। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो ये मेल करने वाले आप ढूंढ लेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पे, जहां पर हमारे सामने गद्य खंड के 4 अध्यायों में से गद्य खंड के 7 अध्यायों में से 4 प्रश्न रखे जाएंगे, और 4 में से आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है। हर प्रश्न का उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है, और एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो जब आप 3 प्रश्न कर लोगे तो कितना मिल जाएगा? आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, मॉन्यूमेंट के नीचे सभा क्यों की जा रही थी? डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए। क्योंकि यहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1930 में, और उसी दिन से पूर्ण स्वतंत्रता मनाई जाने लगी थी पूरे भारतवर्ष में। तो 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जिसमें कौंसिल के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया था कि 4:24 पे मॉन्यूमेंट के नीचे शपथ पढ़ी जाएगी और झंडा फहराया जाएगा। ठीक है, इसीलिए वहां पर सभा हो रही थी। ठीक है। चलिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता मनाने का आह्वान किया गया था। अगले वर्ष यानी कि 26 जनवरी 1931 को यादगार बनाने के लिए तथा लोगों में प्रेरणा निर्माण करने के लिए कलकत्ता में मॉन्यूमेंट के नीचे सभा आयोजित की जा रही थी। इस सभा के द्वारा भारत को अंग्रेजों की दासता से पूर्ण रूप से मुक्त कराने के लिए शहरवासियों को जागृति निर्माण की जा रही थी। यानी कि एक तरीके से पूरे भारतवर्ष को झंझोरने का काम किया जा रहा था कि नहीं, अब हर हाल में अंग्रेजों को हमें भारत से निकालना है। तो इसीलिए हर साल पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाने की पेशकश की गई और मनाया भी जा रहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी आदर्श एवं व्यवहारिकता का समन्वय किस प्रकार करते थे? गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर बताइए। तो हम आपको बता चुके हैं कि शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने की तरह होते हैं, जबकि व्यवहारिकता तांबे की तरह होती है। इसीलिए सोने की मजबूती को बनाने के लिए उसमें से थोड़ा तांबा मिलाया जाता है। इससे सोने की चमक तो बढ़ती है, साथ ही साथ मजबूती भी बढ़ती है। इसीलिए गांधी जी क्या करते थे? अपने शुद्ध आदर्शों को अपने व्यवहार में लाते थे, जिससे उनके आदर्श बहुत लंबे समय तक चले। अब उनके आदर्श क्या थे? सत्य और अहिंसा। ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने आदर्शों को अपने व्यवहार तक लेके आए। यानी कि लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, अपने आदर्शों से टिकते नहीं थे। यानी कि सत्य और अहिंसा का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। महात्मा गांधी ने शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की है, क्योंकि शुद्ध और आदर्श में कभी कोई खोट नहीं होते, वह खरे सोने के समान होते हैं। व्यवहारिकता तांबे के समान होती है, उसे आभूषण बनाने के लिए सोने में मिलाया जाता है। इसी प्रकार आदर्श को व्यवहारिक बनाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर ना लाकर व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर ले जाते हैं। यानी कि इसको ऐसा समझिए कि कभी भी व्यवहार में यानी कि तांबे में सोने को नहीं मिलाते थे, वो सोने में तांबे को मिलाते थे। आप तो बोलोगे मैम एक ही बात है, बिल्कुल नहीं बात है। जैसे कि अगर हम तांबे में सोने को मिलाएंगे तो इसमें तांबे की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी और सोने की कम रहेगी।
ठीक है। अगर हम सोने में तांबे को मिलाएंगे तो सोने की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी और तांबा कम रहेगा। अब सोना जैसे आता है 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, तो 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उसमें तांबा नहीं मिला होता। लेकिन अगर हम 22 कैरेट सोने पे आ जाएं तो उसमें तांबा मिला होता है, 20 कैरेट में और ज्यादा मिला होगा, 18 कैरेट में और ज्यादा तांबा मिला होगा। तो इसलिए क्या होता है, उसकी मजबूती बढ़ती जाती है लेकिन उसकी कीमत घटती जाती है। ठीक है, ये समझो 22 कैरेट सोना जो बिल्कुल शुद्ध है वो ज्यादा महंगा होगा 24 कैरेट, उससे सस्ता आपका 22 कैरेट होगा, उससे सस्ता 20 कैरेट, उससे सस्ता 18 कैरेट। क्यों? क्योंकि उसमें तांबे की क्वांटिटी मिलती जाएगी और सोने की क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो यही चीज उन्होंने कही कि जो हमारे आदर्श और व्यवहार होते हैं उनमें आपको सोना नहीं मिलाना है, आपको आदर्शों को व्यवहार में शामिल, आदर्शों जो है वो उनमें व्यवहार नहीं शामिल करना, आदर्शों के अंदर व्यवहार को शामिल करना है। यानी कि अगर मान लीजिए हम अपने व्यवहार में अपने आदर्शों को शामिल करते हैं तो सिचुएशनली हम अपने आदर्शों को जो है वो मोल्ड करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने आदर्शों तक अपने व्यवहार को लेके जाएंगे तो सिचुएशन कोई भी हो, हम अपने बिहेवियर में उन आदर्शों को हमेशा फॉलो करेंगे हर हालत में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। कारतूस एकांकी के आधार पर सोधारण स्पष्ट कीजिए कि शहादत अली जैसे लोगों ने सदैव देश का अहित किया है। शहादत अली एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था जिसे अपने ऐशो आराम से ही मतलब था। तो ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे शहादत अली ने अवध की गद्दी हासिल करने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया और अंग्रेजों ने उसे सिर्फ एक नाम मात्र का नवाब बनाकर छोड़ दिया था और अवध पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का राज हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर काम करते हैं, जैसे कि शहादत अली था। शहादत अली जैसे लोग हमेशा देश का अहित ही करते हैं। कारतूस एकांकी के आधार पर उदाहरण निम्नलिखित है। शहादत अली कर्नल का खास दोस्त था और एक अय्याश आदमी था जो अपने अय्याशी के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने ये जानते हुए कि अंग्रेज देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उसने अपनी जायदाद का आधा भाग और 10 लाख रुपए अंग्रेजों को दे दिए। क्योंकि उन्होंने वो पैसे क्या किए, उन्होंने देश को बर्बाद करने में ही लगाए। चौथा प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म में दुख के भाव को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? दुख के विभत्स रूप से यह दुख किस प्रकार भिन्न है, लिखिए। अब देखिए क्या है, तीसरी कसम फिल्म जिसे कि हमने सेलुलाइट पे लिखी कविता कहा। क्यों? क्योंकि उसमें सारी चीजें नेचुरल वे में थी। जबकि आप अगर पिक्चरों में देखोगे या सीरियल्स में देखोगे तो क्या होता है वहां पर, सिंपल से वहां पे अगर दुख है तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दुख कहा गया, किसी को गुस्सा आया तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा जाए। तो मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो वहां पर हर एक सिचुएशन को ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन तीसरी कसम फिल्म में ये चीज नहीं थी। तीसरी कसम फिल्म में जो भाव जैसे थे उन्हें नेचुरल रूप से प्रस्तुत किया गया था, यानी कि जैसे कि आपका होता है, यानी कि नैसर्गिक सुंदरता जिसको हम बोलते हैं उसी रूप में उसे प्रस्तुत किया गया था, है कि नहीं? तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि यहां पर किसी भी सिचुएशन को ग्लोरीफाई नहीं किया गया था। तीसरी कसम फिल्म में दुख के भाव को सहज स्थिति में प्रकट किया गया था, जैसे कि नैसर्गिक। इस फिल्म में दुखों को जीवन के सापेक्ष रूप में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि जैसा दुख हम सभी की लाइफ में होता है और हम लोग की लाइफ चलती रहती है वैसे ही दिखाया गया था। दुख के विभत्स रूप से यह सर्वथा भिन्न है क्योंकि यहाँ दुखों से घबराकर लोग पीठ नहीं दिखाते। दुखों से हमें घबराना नहीं चाहिए, दुख का साहस पूर्वक सामना करना चाहिए। दुख के इस रूप को देखकर मनुष्य व्यथा व करुणा को सकारात्मक ढंग से स्वीकार करता है। वह दुखों से परास्त नहीं होता, निराश नहीं होता। इस फिल्म में दुख की सहज स्थिति को आशावादी बनाती है। क्या है, सिंपल सी बात है कि वो एक आशावादी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 9, जहां से हमारा शुरू होता है स्पर्श बुक का काव्य खंड। तो काव्य खंड के 7 अध्यायों में से कोई भी एक काव्यांश यहाँ रखा जाएगा और उस पर आधारित आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 5 करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने दिया गया है मनुष्यता कविता का एक अंश, इसको पढ़ते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
ठीक है। तो कविता की पंक्तियां समझाऊंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत समझा चुकी हूं उन कविता की पंक्तियों को। अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहला प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए? क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, ये और ये 100% क्या 100,000% भी ये कंफर्म है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। इसे जो चीजें हमें पता है कि होनी ही है तो उसको लेकर डरना क्यों? हमें डरना नहीं चाहिए, इसीलिए कवि ने कहा है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। तो यहां पर हम दे रहे हैं मृत्यु तो अवश्य संभावी है, इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, कवि कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहता है? जो दूसरों के लिए हो, दूसरों का भला करते हुए हो, वो सुमृत्यु होती है ना। व्यर्थ सिद्ध करते हुए मृत्यु हुई, स्वार्थ सिद्ध करते हुए समय मृत्यु हुई हो, महान उद्देश्य के लिए मरने वाले की मृत्यु, अपनों के हित प्राप्त करने वाली मृत्यु, या बिना किसी पीड़ा के हुई मृत्यु। तो सिंपल क्या है, यहां पर ऑप्शन है महान उद्देश्य के लिए मरने वाली, यानी कि सिंपल है जहां पर हम कुछ ऐसा कार्य करते हुए मरे जो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं सभी के लिए लाभदायी हो, ठीक है, लाभकारी हो, ऐसे लोगों के लिए। कैसी मृत्यु व्यर्थ है? जो सिर्फ स्वार्थ सिद्धि को पूर्ण करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीते हुए रहते हुए जीवे और फिर मर जाए, उस व्यक्ति की मृत्यु बेकार है, क्योंकि उसे पशु प्रवृत्ति कहते हैं, है ना। दूसरों के लिए संघर्ष करते हुए प्राप्त मृत्यु, जिस मृत्यु को याद ना किया जाए, देश के हित प्राप्त होने वाली मृत्यु, या मृत्यु के बाद जो हमेशा याद करे। तो हमें पता था, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर याद करें तो जिस मृत्यु को कोई याद ना करे, ऐसी मृत्यु व्यर्थ मृत्यु होती है। यानी कि मेरे मरने के बाद भी मुझे कोई याद ना करे, यानी कि अपने जीते जी मैंने कोई ऐसे काम ही नहीं किए जो लोग मुझे मरने के बाद याद करें, तो ऐसी मृत्यु व्यर्थ होती है। अगला है, पशु प्रवृत्ति क्या है? जो सिर्फ अपने लिए जिए, अपने लिए खाए, अपने लिए जिए, वही पशु प्रवृत्ति है। अपने लिए जीना खाना, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, दूसरों के लिए जीना खाना या परोपकार का भाव रखना। तो सही क्या है? जो सिर्फ अपने लिए जीना खाना हो, वही पशु प्रवृत्ति होती है। अगला है, कौन सा या से वाक्य पद्यांश से मेल खाता या खाते हैं? तो 4 दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। उदार मनुष्य दूसरों के लिए जीता मरता है, सही है। पशु प्रवृत्ति को समझ के साथ अपनाना चाहिए, नहीं। मनुष्य जीवन की सार्थकता परोपकार में है, बिल्कुल सही है। जीवन में कुछ पाने के लिए स्वार्थी होना पड़ता है, नहीं। तो पहला और तीसरा यहां पर सही है, तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड को हम मार्क कर देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 10 में, जहां पर हमारे सामने हमारे जो काव्य खंड है उसके 7 अध्यायों में से कोई भी 4 प्रश्न रखे जाएंगे और हमें सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों के अंदर देने हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो 3 प्रश्न के लिए हो जाएंगे आपके पास में 6 नंबर। तो गद्य खंड और काव्य खंड मिलाकर स्पर्श बुक का जो वेटेज है वो आपका 22 नंबर का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं, ज्यादा लंबे नहीं लिखना, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं ज्यादा लंबे और ज्यादा लिखते हो तो वो आपका टाइम वेस्ट है। पहला प्रश्न है, मीरा अपने आराध्य कृष्ण से क्या विनती करती है? उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए क्या करती है? क्या करती है, क्या विनती कर रही है? उन्हें दर्शन पाने के लिए और कर्तव्य स्मरण कराने के लिए उनके भक्तों के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं उन्हें याद दिला रही है ना। तो देखिए क्या है, मीरा अपने आराध्य कृष्ण से विनती करती हैं कि वे लोगों के साथ साथ उनकी पीड़ा को भी हरे। उन्हें उनके कर्तव्य स्मरण कराने के लिए वे द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज के उदाहरण देती हैं और अपने आराध्य की क्षमताओं का गुणगान करती हैं कि आप अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं तो मुझ पर भी दया करिए। अगला है, सहस्त्रदृघ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? तो ये प्रश्न दिया गया है पर्वत प्रदेश में पावस। तो सहस्त्र यानी कि हो गया आपका 1000, दृघ मतलब आंखें, सुमन मतलब फूल। पर्वत पर खिले हुए जो हजारों फूल हैं वो पर्वत की आंखों के समान प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, कविता के अनुसार सहस्त्रदृघ सुमन से तात्पर्य हजारों पुष्प की आंखों के समान प्रतीत होते हैं। कवि ने इस प्रकार इसका प्रयोग पर्वत पर खिले हजारों पुष्पों के लिए किया है जो पर्वत के आंखों के समान हैं और जिनका प्रयोग पर्वत नीचे जल में अपना विशाल आकार देखने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है भाई, जो नीचे तालाब रूपी जो दर्पण है उसमें वो अपने पूरे आकार को देख रहे हैं।
तीसरा प्रश्न है, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। कर चले हम फिदा कविता से उद्धत पंक्ति ई में इस जश्न से कवि ई का क्या आशय है और इसे उसके बाद में मनाने के पीछे क्या कारण है। तो फतह का जश्न इस जश्न का मतलब क्या होता है, बलिदान होने का जो जश्न है। जब हम बलिदान देंगे अपने देश के लिए तभी तो हमारे देश की फतह होगी। तो वो तो फतह का जश्न यानी जीत का जश्न तो हम बाद में मनाएंगे। पहले क्या है, बलिदान देने का जश्न हमको मनाना है। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है कि कवि अन्य सैनिकों को बलिदान देने के लिए प्रेरित करना चाहता है। इसका मानना है कि यदि देश रक्षा के कार्यों को अधूरा छोड़ दिया जाए तो शहीदों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। यानी कि एक अगर बलिदान हो गया, बाकी लोग बलिदान ना दे तो क्या दुश्मन रुक जाएगा? दुश्मन तो चला आएगा अंदर, हमारे देश के अंदर, है कि नहीं। अतः शहीदों के बाद अन्य सैनिकों को भी बहादुरी से शत्रुओं के साथ तब तक लड़ना होगा जब तक देश पूरी तरह से सुरक्षित ना हो जाए। जीत का उत्सव हम तब मना सकेंगे जब बलिदान का यह सिलसिला थम जाएगा। यानी कि जब हम जीत पालेंगे तो अपने आप थम जाएगा, है कि नहीं। चौथा प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में किसी सहायक पर निर्भर ना रहने की बात कवि क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा ना कि किसी सहायक का हमें साथ भी ना मिले तो सहायक पर क्यों डिपेंड नहीं रहना चाहते, क्योंकि कोई हो सकता है कभी साथ दे कभी ना दे। तो हमें किसी की आशा नहीं लगानी, हमें अपने दुखों से खुद ही निकलना है, अपनी परिस्थितियों से खुद ही लड़ना है। हमें किसी के दूसरे के सहारे का इंतजार नहीं करना है। आत्मत्राण कविता में कवि सहायक के ना मिलने पर किसी पर भी निर्भर ना रहने की बात इसलिए करता है कि यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई सहायता करने वाला ना हो, यानी कि हमें कोई हेल्प करे ही ना, ऐसी विषम परिस्थितियों में उसका आत्मबल, हिम्मत, साहस और बल पौरुष बना रहे। साथ ही ईश्वर पर इसका विश्वास डिगे नहीं, वो बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहता। कवि ईश्वर से साहस मांग रहा है ताकि वह दुखों का सामना कर सके। एक तरीके से अपनी सिचुएशन से लड़ने के लिए वो खुद ही सामना करना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से स्पर्श बुक खत्म हो गई। अब हम आ गए हैं अपनी संचयन बुक पे। संचयन बुक में हमारे पास 3 अध्याय हैं और तीनों अध्यायों से हमारे सामने एक एक प्रश्न आएगा। यानी कि जो प्रश्न संख्या 11 है इसमें संचयन बुक से 3 प्रश्न रखे जाएंगे और तीनों प्रश्न हमको करने हैं। समझ में आया क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम 3 प्रश्न आएंगे और उसमें से करने तो हमें खाली 2 हैं, तो हम खाली 2 ही चैप्टर पढ़ लें। ऐसा नहीं करिएगा। मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसके तो प्रश्न आप कर ही नहीं पाओगे, और जो 2 पढ़े हैं उसमें से एक प्रश्न ऐसा आ गया जो आप उत्तर नहीं लिख पा रहे हो, तो इस तरीके 3 में सिर्फ आप 1 कर पाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ तीनों चैप्टर आपको करने। आंसर तो आपको सिर्फ 2 ही लिखने होंगे। तो जो भी आंसर आप लिखोगे वो 50 से 60 शब्दों के बीच होगा। ये एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर, तो 2 प्रश्न आप करोगे तो 6 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हरियर काका भाइयों पर गुस्सा करके घर से बाहर जा रहे थे, तब उनकी भेंट महंत से हुई और वे उन्हें ठाकुरबाड़ी ले आए। हरियर काका को ठाकुरबाड़ी ले जाकर महंत ने उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, हरियर काका कहानी के आधार पर लिखिए। तो ये जब पहली बार उनको लेके गए थे तो उनकी बड़ी खूब खातिरदारी करी, सब कुछ किया और एक तरीके से उनके माइंड वॉश करने का काम किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि महंत ये चाहता था कि हरियर काका अपनी पूरी जमीन जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। तो बहुत आओ भगत, सम्मान, खातिरदारी सब कुछ हुआ उनका। हरियर काका को ठाकुरबाड़ी ले जाकर महंत ने जायदाद के लालच में उनकी बहुत आवभगत की। वे उन्हें ठाकुरबाड़ी लाए और उन्हें तरह तरह से बहला फुसलाकर जायदाद को ठाकुर जी के नाम करने के लिए समझाने लगे। वे किसी भी तरह से उनकी जायदाद को अपने नाम लिखवाना चाहते थे, परंतु हरियर काका ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। तो उन्हें अपने पुजारियों से पिटवाया और कोरे कागज पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए। उन्हें हरियर काका को जान से मारवाने की भी धमकी की। तो पहली बार तो ले गए थे तो क्या हुआ था, बड़ा करा, फिर उसके भाई उनको फिर घर ले आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने उसका अपहरण करवाया हरियर काका का महंत ने और फिर उनकी पिटाई करी थी। ठीक है ना, तो 2 बार ऐसा हुआ था कि हरियर काका ठाकुरबाड़ी पहुंचे थे। दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए कठोर दंड वाली विधि अधिक उपयुक्त है या वर्तमान समय की मनोवैज्ञानिक विधियां? सपनों कैसे दिन पाठ के आधार पर बताइए। तो हमारे हिसाब से अगर आप कोई भी उत्तर देंगे
तो तर्क देना होगा। तो मेरे हिसाब से जो अभी प्रेजेंट की स्थितियां हैं, वर्तमान समय की स्थितियां हैं, जहां पर बच्चों को समझा बुझाकर समझा की जाती है, वो ज्यादा अच्छी है। क्योंकि मारपीट वाले में बच्चा डर जाता है और अपनी परेशानियों को वो नहीं बताता है कि नहीं। तो देखिए क्या है, सपनों के ऐसे दिन पाठ में विद्यार्थियों को अनुशासित रखने के लिए कठोर दंड जैसे मारपीट जैसी युक्तियां अपनाई गई हैं, पर वर्तमान समय में इस प्रकार की युक्तियों को निंदनीय माना गया है। इस प्रकार की युक्तियों के कारण विद्यार्थी विद्यालय में आने से डरते हैं। वर्तमान में शिक्षकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वे विद्यार्थियों की भावनाओं को समझें और उन्हें प्यार से उनकी गलतियों का एहसास करवाएं, ना कि उन्हें मारे पीटे। जब वे बच्चों के साथ प्यार और ममता सा व्यवहार करेंगे तो विद्यार्थी भी उनकी समस्याओं को उनके साथ साझा करेंगे। अब भाई मान लीजिए कि कोई टीचर डांट रहा है, मार रहा है, तो बच्चा उससे डर जाएगा, तो अपनी प्रॉब्लम्स तो टीचर्स के साथ कभी शेयर ही नहीं करेगा ना। इसीलिए समझा बुझाकर चीजों को रखना चाहिए। खुशी खुशी विद्यालय आएंगे, अतः विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए वर्तमान समय की मनोवैज्ञानिक विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। कि अभी की जो परिस्थितियां हैं जहां पर बच्चे को समझा बुझाकर काम किया जाता है वो ज्यादा अच्छी है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, जहां पर हमारा खंड गा का अंतिम प्रश्न है। कौन सा है? टोपी शुक्ला से। टोपी शुक्ला कहानी से हमें क्या संदेश देती है? भारतीय समाज के लिए यह कैसे लाभकारी हो सकता है? तर्क सहित दीजिए। देखिए इसमें कई चीजें हैं। एक तो जहां धर्म के संबंधित बात को बताया गया है इरफान और टोपी की दोस्ती के जरिए, वहीं दूसरी तरफ टोपी के परिवार में सब कुछ होते हुए भी उसे अकेलापन है। तो परिवार में कहीं ना कहीं एक आत्मीय संबंध की कमी है। और समाज के तौर पर अगर देखें तो टोपी और इरफान की दोस्ती जैसा ही लोगों को भी दो धर्मों के बीच एकता रखने का संदेश दिया गया है। आजकल हम लोग देख रहे हैं सांप्रदायिक दंगे और वैमनस्य बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इन लोगों की दोस्ती, ये दोनों बच्चों की दोस्ती से बहुत कुछ सीखना चाहिए। टोपी शुक्ला कहानी के माध्यम से कहानीकार ने हमें संदेश दिया है और प्रेरणा भी दी है कि हमें यह समझना चाहिए कि सभी मनुष्य एक समान हैं। वे पहले इंसान हैं और बाद में हिंदू मुसलमान। हमें टोपी शुक्ला कहानी के अनुसार सांप्रदायिक भेदभावों को आड़े नहीं आने देना चाहिए। सांप्रदायिकता, एकता, सद्भावना बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यह सद्भावना ही तनाव, झगड़ों को समाप्त कर सामाजिक सौहार्द की स्थापना कर सकती है। भारत जैसे विभिन्न धर्मावलंबी वाले राष्ट्र में इसके अनेक लाभ हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे धर्मों को मानते हैं कि नहीं। इससे सांप्रदायिक विवाद समाप्त होते हैं, सहिष्णुता का माहौल बनेगा जो संगठित व शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगा और विकास के पद में अग्रसर हो सकेगा। इरफान और टोपी शुक्ला की मित्रता में जाति व धर्म का कोई बंधन नहीं था। इस प्रकार की मित्रता सामाजिक सौहार्द बढ़ाने में सहायक होती है। ऐसी मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता, ना पारिवारिक स्तर पर और ना ही सामाजिक स्तर पर। इससे दो अलग अलग भाषाओं व संस्कृतियों को जोड़ने में सहायता मिलती है। तो सीधे सीधे संदेश क्या दिया गया है कि सभी लोग एक समान हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी शिक्षा हमने पारिवारिक तौर पे आपको दी कि परिवार में भी आत्मीय संबंध होने चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर टोपी के परिवार में ऐसा होता तो वो बाहर इस कमी को लेकर आगे बढ़ता ही नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड घा, जो कि हमारे पेपर का आखिरी खंड है, जिसके अंदर है 5 प्रश्न। पहले प्रश्न में हमारे पास आएंगे अनुच्छेद के 3 उदाहरण। ठीक है, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको कोई भी एक करना है। ठीक है, ऐसे समझिए। अब अनुच्छेद में आप जो भी ऑप्ट करिएगा, ध्यान रखिएगा आपको उसके बारे में अच्छे से पता हो, आप अच्छे से लिख सकते हो। 3 में से वही आप ऑप्ट करना। ठीक है, तो यहां पर जो भी आप अनुच्छेद करोगे वो करीबन 120 शब्दों में लिखना है। एक के लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर, याद रखिएगा। जो भी आप एक ही करना है उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। संकेत बिंदु के हिसाब से, ये नहीं कि जो टॉपिक है उस पर आपने अपने मन से लिखना शुरू कर दिया, ये काम नहीं करना। जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उन्हीं के हिसाब से आप काम करना। ठीक है, चलिए पहला है सड़कों को कचरे से बचाओ। विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, संकेत बिंदु क्या है? हर कोई फेंक रहा कचरा, सोच बदलने की जरूरत, स्वच्छता के लिए जागरूकता अपेक्षित।
ठीक है, सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पे आपको लिखना है 120 शब्दों में। चलिए देखते हैं। हमारे आसपास की सड़कें कचरे से अटी पड़ी हैं, हर कोई बेखौफ होकर कचरा फेंक रहा है, जिससे हमारे शहरों की सुंदरता और स्वच्छता दोनों प्रभावित हो रही है। यह समस्या केवल सरकार या नगर निगम की नहीं है, बल्कि हम सभी की है। हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। कचरे को कूड़ेदान में डालना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। हमें लोगों को समझाना होगा कि कचरा फेंकना कितना गलत है और इससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। स्कूल, कॉलेजों और समुदायों में स्वच्छता अभियान चलाकर हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प करें कि बहुत जरूरी है कि हम अपने जब कहते सीधे से बात है, अपने घर के बाहर की सड़क को स्वच्छ रखेंगे, हर कोई रखेगा तो इस तरीके से मोहल्ला पूरा स्वच्छ होगा। सारे मोहल्ले स्वच्छ होंगे, पूरा शहर स्वच्छ होगा। सारे शहर स्वच्छ होंगे तो पूरा देश स्वच्छ होगा। जब सब स्वच्छ होगा तो बीमारियां भी कम होंगी, जाहिर सी बात है कि नहीं? तो ये एक ऐसा कदम है जो हम सभी को अपने तौर पर उठाना चाहिए। अगला अनुच्छेद है जनसंख्या नियंत्रण। यह भी एक विकट समस्या बनती जा रही है, क्योंकि हमारे सीमित संसाधनों पर इन बढ़ती हुई जनसंख्या का अतिक्रमण होता जा रहा है कि नहीं? अब इस पर जो हमारे सामने संकेत बिंदु दिए गए हैं क्या है? जनसंख्या वृद्धि की समस्या आपको बताना है, नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है आपको ये बताना है, और नियंत्रण कैसे होगा ये बताना है। ठीक है, ये 3 चीजें बतानी है। पहला क्या है? किसी राष्ट्र की प्रगति के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। ठीक है, जब यह एक सीमा से अधिक हो जाती है तब यह समस्या का रूप ले लेती है। जनसंख्या वृद्धि एक ओर स्वयं समस्या है तो दूसरी ओर यह अनेक समस्याओं की जननी भी है। यह परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति पर बुरा असर डालती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ देश के विकास की स्थिति ढाक के 3 पात वाली बनकर रह गई है। जाहिर सी बात है, प्रगति होगी ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी ही हो जाती है कि नहीं? प्रकृति में लोगों के लिए भूमि, वन आदि जो संसाधन प्रदान किए हैं, जनाधिक्य के कारण वे कम पड़ने लगते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा अगर जनसंख्या होगी तो ये संसाधन कम पड़ जाएंगे। तब मनुष्य प्राकृतिक असंतुलन का खतरा पैदा होता है, जिससे नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारत को बढ़ती आबादी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में ही रहती है, जिससे यह दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि के लिए हम भारतीय की सोच काफी हद तक जिम्मेदार है। यहाँ की पुरुष प्रधान सोच के कारण घर में पुत्र जन्म आवश्यक माना गया। यानी कि लड़कियां चाहे हों तो लड़कियों पे लड़कियां पैदा करते जाते हैं जब तक लड़का पैदा नहीं हो जाता। तो उससे क्या होगा? पैदाइश तो ज्यादा हो जाती है बच्चों की। भले ही एक पुत्र की चाहत में 6-7 लड़कियां क्यों ना पैदा हो जाएं, पर पुत्र के बिना ना तो लोग अपना जन्म सार्थक मानते हैं और ना ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती दिखती है। इसके अलावा अशिक्षा, गरीबी और मनोरंजन के साधनों का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए लोगों का इसके दुष्परिणामों से अवगत कराकर जन जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, बताइए, तो भाई वो अवेयर रहेंगे, ज्यादा बच्चों की पैदाइश नहीं करेंगे। और सरकार द्वारा परिवार नियोजन के साधनों का मुफ्त वितरण किया जाना चाहिए तथा जनसंख्या वृद्धि को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीधे सीधे आप पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस में शामिल कर दो, तो इस तरीके से आने वाली पीढ़ी इस चीज के लिए अवेयर रहेगी। अब तीसरा और अंतिम ऑप्शन जो दिया गया था वो था स्वदेशी अपनाओ। ठीक है, बहुत नारा देश में दिया गया है, अपने देश में बनी चीजों का ही इस्तेमाल करो। अब इस पर संकेत बिंदु क्या है? क्या है स्वदेशी अपनाओ? आपको ये बताना है। आवश्यकता क्यों है, क्या कारण इसकी आवश्यकता है? नेक्स्ट है देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है और आप इसके लिए क्या सुझाव देंगे। तो ये 4 संकेत बिंदु दिए गए हैं, उस पर लिखेंगे। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का अथवा अपने देश में निर्मित, यानी कि जो चीजें हमारे देश में निर्मित हो रही हैं उन्हीं चीजों का हमें प्रयोग करना, ज्यादा से ज्यादा। हमें स्वदेशी साधनों के उपयोग पर बल देना चाहिए। आज के दौर में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की जरूरत फिर से महसूस होने लगी है। विकसित देश उन्हीं के होते हैं जिनमें स्वदेशी उत्पादों का उत्पादन होता है। यदि हम दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो वे हमें मजबूरी में ऊंचे दाम पर चीजें बेचेंगे और हमें उन्हें खरीदारी की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर हमारी बेसिक नीड की चीजें हैं, हम उन पर डिपेंडेंट है, तो वो दाम ज्यादा कर देंगे, मगर हम तो डिपेंडेंट है तो हम ज्यादा पैसा देके खरीदेंगे और हमारे देश का पैसा विदेशों में जाएगा।
है कि नहीं। इसलिए हमें स्वदेशी साधनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इन साधनों के उपयोग से न केवल देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि यह रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाएगा। इसीलिए हमें सभी देशवासियों को स्वदेशी सामग्री का प्रचार प्रसार करने और स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे स्वदेशी अपनाओ आंदोलन को बढ़ावा मिलेगा और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। स्वदेशी अपनाने से देश की तरक्की में यह महत्वपूर्ण योगदान होगा और हम गर्व से कह सकेंगे हम स्वदेशी के समर्थन में हैं, हम स्वदेश का सम्मान करते हैं। सीधी सी बात है कि नहीं। चलिए, तो प्रश्न संख्या यहां पर खत्म हो गया 12। अब हम आगे प्रश्न संख्या 13। तो आपके सिलेबस में है औपचारिक पत्र। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 में आपके सामने 2 पत्र दिए जाएंगे। आपको दोनों में से एक पत्र करना है, दोनों ही औपचारिक पत्र होंगे आपके। तो दोनों में से एक पत्र करना है। जो भी विषय वस्तु आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसका भी मैटर आप अच्छे से लिख सकते हो, वही पत्र आप लिखना। ठीक है, फॉर्मेट आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। चलिए देखते हैं आज क्या प्रश्न है। पहला, आपसे अपने बचत खाते की चेकबुक खो गई है। ठीक है, इस संबंध में तत्काल उचित कार्यवाही करने के लिए निवेदन करते हुए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना। क्योंकि चेकबुक खो गई है तो कोई दूसरा उसका मिसयूज कर सकता है, तो पहले तो आपको किसी भी चेक को कैश कराने से रोकना होगा। ठीक है, आप नहीं करेंगे पहली चीज वो, दूसरा न्यू चेकबुक इशू करने के लिए भी बोलेंगे। चलिए देखते हैं। सेवा में प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, विकासपुरी, नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2019। डेट वही डालिएगा जैसे आपकी 2 मार्च आपका पेपर है, तो आप 2 मार्च 2026 ही डालेंगे। ठीक है, विषय है चेकबुक खो जाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी आपकी शाखा का नियमित उपभोक्ता है और मेरी बचत खाता संख्या आपकी शाखा में है। अब देखिए, आपका आइडेंटिफिकेशन आपके बैंक में आपका अकाउंट नंबर है, ध्यान रखना। तो अकाउंट नंबर आपको लेटर में मेंशन करना होगा, जिसमें लगभग 55,000 रुपए जमा है। यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में इस समय कितने 55,000 रुपए जमा है, आप ये बताएंगे। मैंने कुछ दिन पहले आपके बैंक से एक चेकबुक 20 चेकों की ली थी। 20 चेक थे एक में उसके, जिसमें से अभी तक केवल 2 ही चेक निर्गत हुए हैं, यानी कि 2 चेक ही मैंने फाड़े हैं। अभी 18 चेक उसमें मौजूद हैं। कल शाम को मेरा बैग विकासपुरी के कैलाशपुरी आते समय गाड़ी में कहीं गिर गया, जिसमें कुछ कागजातों के साथ चेकबुक भी थी। काफी प्रयास के बाद भी नहीं मिला, अतः आपसे निवेदन है कि आप उस चेकबुक से किसी भी चेक का भुगतान मेरे खाते में रोकने का कष्ट करें। यानी कि अगर उस चेकबुक से आप कोई भी चेक लगता है तो आप तुरंत उसे रोक दीजिए, अन्यथा मैं भारी संकट में पड़ जाऊंगा। इस पत्र के साथ अन्य आवश्यक कागज जैसे पासबुक, आधार कार्ड आदि संलग्न है। यद्यपि इस विषय में मैंने अपने क्षेत्रीय थाने को भी सूचना दर्ज करा दी, यानी कि रिपोर्ट भी लिखा दी है। अतः सूचनात एवं निवेदन हेतु पत्र आपकी शाखा में प्रस्तुत है। आशा है आप भुगतान नहीं करेंगे। यानी कि जो मैंने कंप्लेंट करी है पुलिस में, उसकी भी कॉपी आपको दे दी है। भवदीय गोविंद सिंह, पंचायत अधिकारी, विकासपुरी, नई दिल्ली। ठीक है, दूसरा पत्र है, अस्पताल कर्मचारियों के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो अब आप पत्र लिखेंगे। तो यहां पर है, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी, हरि अस्पताल, आबासा नगर। विषय है कर्मचारियों के सद्व्यवहार की प्रशंसा हेतु पत्र। महोदय, मैं आबासा नगर का निवासी हूं। विगत कुछ दिनों से मेरा एक प्रियजन आपके अस्पताल में ज्वर रोग से ग्रसित होकर भर्ती था। ठीक है, दवा के प्रभाव और ईश्वर की अनुकंपा से वह आज ही आपके अस्पताल से मुक्त होकर घर पहुंचा है। उससे बात करने पर पता चला कि आपके अस्पताल में चिकित्सा उपचार संबंधी सुविधाएं बहुत ही उत्तम दर्जे की हैं। उसने बताया कि आपके अस्पताल के कर्मचारियों ने उसके साथ अत्यंत आत्मीय व्यवहार किया। उनके आत्मीय और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण ही वह जल्दी स्वस्थ हो सका। महाशय, हम सभी आपके अस्पताल कर्मचारियों को उनके व्यवहार के कारण हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तथा उनके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। विश्वास है भविष्य में भी उन सबका व्यवहार ऐसा ही रहेगा। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। साथ धन्यवाद, आपका विश्वासी गौतम सिंघानिया। ठीक है, तो किसी ने अच्छा व्यवहार किया है उस पर आप उनको प्रशंसनीय पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14, जहां पर हमारे सामने 2 सूचना दी गई होंगी। उसमें से कोई भी एक सूचना करनी है। सूचना आपको लिखनी है 25 से 30 शब्दों में, और एक सूचना आप करेंगे उसके लिए मिलेंगे आपको 4 नंबर। ठीक है,
तो याद रखिएगा, सूचना, विज्ञापन और आपका ईमेल, ये 3 चीजें आपकी बॉक्स के अंदर बनेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। अब सूचना का विषय पढ़ते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद में नर्सिंग होम के लिए जगह नीलाम करना चाहता है। इसके लिए नीलामी सूचना 25 से 30 शब्दों में तैयार कीजिए। तो ये सूचना बाकी सूचनाओं से कुछ थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए अगर कुछ इस तरीके की कोई सरकारी या अर्ध सरकारी सूचना आपको लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, इसलिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जिसकी तरफ से सूचना प्रस्तावित की जा रही है क्या है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद, सूचना नर्सिंग होम क्लिनिक नीलामी की घोषणा। ठीक है, ये घोषणा करी जा रही है। स्थल का विवरण है, नर्सिंग होम अस्थायी क्षेत्र 1000 वर्ग गज का है। ठीक है, इतना बड़ा स्थान है, सेक्टर 5 में है। नियम एवं शर्त हैं। अब इस नीलामी की शर्त क्या है, नर्सिंग होम या क्लिनिक की, यह स्थल पूर्ण स्वामित्व पर आधारित है। आवंटी को कब्जे की पेशकश के 2 वर्षों के भीतर नर्सिंग होम क्लिनिक का निर्माण कार्य संपन्न कराना होगा। यानी कि जिसको भी आवंटित किया जाता है वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लिनिक के नाम पे जमीन तो ले ली पर क्लिनिक नहीं बनवाते। तो पहली शर्त लगा दी कि 2 साल के अंदर आपको क्लिनिक बनवानी है। बोली राशि का 10% अंश बोली छूटते ही नगद या संपदा अधिकारी जेसी हड्डा फरीदाबाद के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। यानी कि जिसकी भी बोली निकलती है उसे, जितनी की भी बोली है उसने लगाई है, मान लो उसने 1 करोड़ की लगाई है तो उसका 10% जो है उसे तुरंत राशि जमा करानी होगी। तथा अभिष्ट बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व 2 लाख रुपए धरोहर राशि के रूप में जमा करने, यानी कि डिपॉजिट 2 लाख रुपए डिपॉजिट जमा करने होंगे। यह राशि नीलामी के पश्चात लौटा दी जाएगी। मान लीजिए जिसकी नहीं खुलती है, बहुत सारे लोग नीलामी में भाग ले रहे हैं, 12 लोग ले रहे हैं, खुलेगा तो 1 का, तो बाकी 11 की राशियां लौटा दी जाएंगी। नीलामी की पूर्ण राशि आवंटन पत्र जारी होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर जमा करवानी आवश्यक है। नीलामी की तिथि है 12/2/26 से पूर्वाह्न 12 बजे। स्थान है योजना आयोग परिसर, सेक्टर 12 फरीदाबाद। हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे संपदा अधिकारी JS हड्डा जी के। दूसरा हस्ताक्षर है प्रशासक हैं हड्डा जी फरीदाबाद, उनके। ठीक है, तो 2 लोगों के यहाँ पर हो रहे हैं। अगली सूचना है यहाँ पर, आप अपने विद्यालय के विद्यार्थी परिषद के सचिव हैं। विद्यालय में होने वाले चित्रकला प्रतियोगिता के लिए 40 से 50 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। यानी कि आपके विद्यालय में एक ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए सूचना आपको लिखनी है। बॉक्स आपको बनाना है, फिर स्कूल का नाम लिखिए, वसंत पब्लिक स्कूल दिल्ली। सूचना दिनांक लीजिए 10 अगस्त 2026। चित्रकला का आयोजन, ये हो जाएगा विषय। ठीक है, फिर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 25 अगस्त को दोपहर 2 बजे से हमारे विद्यालय के खेल मैदान में चिकित्सा का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से आग्रह है कि वह इस समारोह में अवश्य उपस्थित हों, जिससे यह प्रतियोगिता सफल हो सके। आज्ञा से गिरीश सिंह राठौर, विद्यालय सचिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15, जहां पर आपके सामने दिए गए हैं 2 विज्ञापन। दोनों में से करना है आपका एक विज्ञापन जिसपे आप अच्छे से ड्राइंग कर सको, बना सको आकर्षक तरीके से, वो ले लेना। ठीक है, ज्वेलरी शॉप के लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाना, और कोशिश करना राइट हैंड साइड आप ज्वेलरी का कुछ, जैसे मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, आप खाली ज्वेलरी बना दो। ठीक है, चमचमाते नगीनों से चमकते, सोने व डायमंड ज्वेलरी से दमकते, हर रेंज से करवाते हैं उपलब्ध द वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन, चंचल ज्वेलर्स। ठीक है, तो शॉप का नाम क्या है, चंचल ज्वेलर्स। हमारे यहाँ बहुत ही कम कीमत में गहने तैयार किए जाते हैं। शाखाएं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद में। ठीक है, बस इतना करना। आप चाहो तो इसमें एड्रेस और फोन नंबर भी दे सकते हैं। अगला विज्ञापन है क्या, देखिए, एटीएम केंद्रों पर सावधानी बरतने संबंधी निर्देश देते हुए पंजाब नेशनल बैंक की ओर से लगभग 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी कि जब एटीएम बैंक जाते हैं हम, तो कुछ एटीएम पे जाएं तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। वो सावधानियां आपको बतानी है और लोगों को जागरूक करना है कि गलतियां ना करें, ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। एक बॉक्स बनाइए, इधर एक एटीएम मशीन बना दीजिए, यहाँ बेचारा बंदा खड़ा है क्वेश्चन मार्क के साथ, वो बना दीजिए। फिर क्या है, सावधान 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 सावधान, पंजाब नेशनल बैंक गोविंदपुरम।
क्या दिया है, एटीएम केंद्रों पर जाने से पहले निम्नलिखित सावधानियां बरतें। अपना पिन कोड किसी को ना बताएं, किसी अनजान व्यक्ति की कभी सहायता न लें, अपना कार्ड किसी को ना दें। जांच लें कि एटीएम केंद्र में कोई विद्युत यंत्र तो नहीं लगा है। जांच लें कि कोई आपकी निगरानी तो नहीं कर रहा है। लेन देन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कैंसिल बटन को दबाना ना भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सावधानी में ही सुरक्षा है। किसी विशेष परिस्थिति या संदेह होने पर निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपके साथ कोई संदेह है कि एटीएम मशीन में कोई कैमरा लगा है, कुछ ऐसा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है, तो आप तुरंत इस नंबर पर संपर्क करिए। वहां से लोग आएंगे और उस एटीएम को सही करेंगे। ठीक है, चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 16, जो कि हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर एक ईमेल और एक लघु कथा दी रहेगी। दोनों के फॉर्मेट समझाए जा चुके हैं, आपको जो सही लगता है उसे लिखिए। आप जो भी करेंगे वो आपको मिलेंगे यहाँ पर 5 नंबर। तो ईमेल के लिए आपको बॉक्स बनाना होगा। तो पहले है ईमेल। अपने क्षेत्र के विद्युत विभाग अधिकारी का ईमेल एड्रेस दे दिया गया है, को विद्युत बिल ठीक कराने के लिए एक ईमेल लिखिए। यानी कि आपका बिजली के बिल में कुछ गड़बड़ी है जिसे आप ठीक करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो 2 लिख दीजिए, बीसीसी और सीसी लिखेंगे, लेकिन उसे आप ब्लैंक छोड़ देना। बिजली का बिल ठीक कराने हेतु महोदय, मेरे घर की जनवरी फरवरी 2022 तक की बिजली का मीटर रीडिंग 8819 दिखाई गई है, जबकि आज के दिन हमारा मीटर 7999 तक ही पहुंचा। यानी कि उनकी मीटर रीडिंग बहुत ज्यादा है कि नहीं, लगभग क्या कहते हैं, लगभग 100 की रीडिंग ज्यादा है। अतः इसका तो यही अर्थ है कि बिजली की रीडिंग लेने के संबंध में लापरवाही हुई है और बिना मीटर देखे ही किसी कर्मचारी ने अपने तरीके से विद्युत बिल संबंधी प्रपत्र तैयार कर दिया। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाए तथा मेरा बिल जल्द से जल्द ठीक करके सही बिल भेजा जाए, ताकि मैं समय से जमा करवा सकूं। पवन, यानी कि एक तरीके से गलत बिजली का बिल आपने आया था और आपने उसको कहा कि भाई सही कराइए। चलिए अब अथवा करके हमारे पास लघु कथा रहेगी। अगर आप लघु कथा लिख लो तो भी अच्छा है। ठीक है, जो आपको सही लिखे वो लिखिए। तो यहाँ पर लघु कथा है संगति का फल विषय पर 100 से 120 शब्दों में आपको लघु कथा लिखनी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना। क्या दिया है, एक छोटे गांव में राम और श्याम 2 मित्र रहते थे। वो उनके विषयों पर अनेक विषयों पर वार्ता करते, परंतु कभी कभी उनकी बातें विरोधाभास में परिणत हो जाती, यानी कि बहस में। एक दिन एक विषय पर उनकी बहस बढ़ गई, क्या संगति लोगों के विचार पर प्रभाव डालती है या नहीं। राम ने कहा, संगति हमें बदलती दृष्टिकोण देती है और नई दिशा में ले जाती है। श्याम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसका फल होता है कि बार बार विभिन्नता और समृद्धि समझने की क्षमता विकसित होती है। विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। दोनों मित्र ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए देखा कि संगति में विभिन्न दृष्टिकोणों का संयोजन हमें सबके लिए बेहतर विकल्पों की दिशा में अग्रसर कर सकता है। यानी कि जब भाई 2 अलग अलग लोग हैं, अच्छे हैं, तो क्या होगा कि उनमें कहीं ना कहीं एक विरोधाभास उत्पन्न होगा और हम और भी बहुत सारे पहलू पर सोच सकेंगे। तो इसलिए संगति बहुत अच्छा फल देती है। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया प्रश्न पत्र संख्या 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक आपको 4 सैंपल पेपर करा दिए हैं। अभी एक सैंपल पेपर और लेकर आऊंगी ताकि आप अच्छे से उसको भी समझ सको। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, नीचे ई नोट्स वाला जो आपके लिए मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है उसके थ्रू आप मुझे डीएम कर सकते हैं और हम उसके बारे में बात करेंगे अगर कोई परेशानी है आपके लिए। नहीं तो भाई लाइव सेशन तो आपके पास में आने वाला है, जो टिप्स और ट्रिक और डाउट सॉल्विंग का है, उसमें हम आपके सामने लाइव रहेंगे। तो जो भी डाउट्स हैं आप वहां पर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले सैंपल पेपर के साथ। तब तक आपको बताना है ये वीडियोस आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।